हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों ने अपना टियर 1 का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुका है केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का और अब आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने टियर 2 के एग्ज़ाम का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिसमें हम लोग आज इंग्लिश, टीजीटी, पीजीटी, सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड फ्रूटफुल होने वाला है आप सभी के लिए और ये टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिटरेचर और ग्रामर रहेगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है ये और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस को पहले करेंगे, बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव वाला आपको 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 40 मार्क्स के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंटरफेरेंस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? अगर सवाल ऐसा रहा कि बताइए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंटरफेरेंस जो अनुमान लगाना होता है वो क्या होता है? किस तरह से आप इसका आंसर करेंगे? आंसर है कि रेफरेंस मीन्स ड्राइंग अ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट यूजिंग क्लूज एंड कॉन्टेक्स्ट रादर देन डायरेक्टली स्टेटेड फैक्ट्स। इट टेस्ट्स अ रीडर्स एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या कहना चाह रहा है कि जो रेफरेंस होता है, इन्फ्रेंस होता है, उसका मतलब होता है अनुमान लगाना। तो कैसे ये जो लॉजिकल कंक्लूजन है, उस लॉजिकल कंक्लूजन को किस तरह से निकालना, डायरेक्टली ना बता करके उनके क्लूज़ और कॉन्टेक्स्ट को बताया जाता है। डायरेक्ट उसका आंसर नहीं बताना होता है, जो संकेत वगैरह होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में उन चीज़ों के ज़रिए उस चीज़ को पकड़ा जाता है। ये क्यों किया जाता है? ये टेस्ट रीडर्स एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो ये रीडर की छिपी हुई बातों को समझने की जो एबिलिटी होती है, उसको चेक करने के लिए इस इन्फरेंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल लेटर एंड एन इनफॉर्मल लेटर? ठीक है, एक फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस है? सवाल ऐसा भी हो सकता है। इसका आंसर है, अ फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पस। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि फॉर्मल लेटर क्यों लिखा जाता है, तो ये ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिखा जाता है। फॉलोज अ फिक्स्ड फॉर्मेट, इसमें आप कुछ भी अपने मन का नहीं लिख सकते हैं। वेयर एज एन इनफॉर्मल लेटर इज रिटन टू द फ्रेंड्स रिलेटिव्स यूजिंग पर्सनल टोन एंड फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। और इनफॉर्मल अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को लिखा जाता है, उसमें आप कोई भी अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, घर का लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जो आप दोनों को समझ में आता है। तो आपने समझ लिया फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का डिफरेंस। अगर सवाल आता है तो इस तरह से आप उसका आंसर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 मार्क्स का सवाल रहेगा, तो 2 मार्क्स के लिए आपको कोई ज़्यादा लेंथी लिखवाने वाला नहीं है। साफ-साफ आपके सिलेबस में लिखा है कि 10 क्वेश्चन्स रहेंगे। ऐसा भी नहीं कहा है कि 40 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स करके रहेगा, चाहे 10 मार्क्स का 1 रहेगा, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने क्लियर लिखा है कि 10 क्वेश्चन्स रहेंगे, जो कि आपका 40 मार्क्स का रहेगा। तो 10 क्वेश्चन्स के हिसाब से वही 2-3 मार्क्स के करके डिवाइडेड रहेंगे। अगला है, नेम वन मेजर वर्क ऑफ आर के नारायणा एंड मेंशन इट्स थीम ब्रेवली। देखिए, आपके 100 नंबर तो आपके अप्लाइड इंग्लिश वाला रहेगा, लेकिन जो 50 मार्क्स रहेगा और आपका जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वो आपको लिटरेचर या ग्रामर कहीं से भी मिला करके वो पूछ सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लेटर और नोटिस से ही पूछने वाला है, नहीं, वो कहीं से भी पूछ सकता है, लिटरेचर से भी पूछ सकता है, 360 घुमा सकता है। सवाल आपका कह रहा है, नेम वन मेजर वर्क ऑफ आर के नारायणा एंड मेंशन इट्स थीम ब्रेवली। आर के नारायणा का एक मेजर वर्क लिखिए और उसकी थीम को भी डिस्क्राइब करिए। देखिए, आर के नारायणा की सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट वर्क्स उनका रहा है मालगुडी डेज। बहुत ही फेमस वर्क रहा है मालगुडी डेज। इट इज़ अ मेजर वर्क ऑफ आर के नारायण। इट पोर्ट्रेट्स अ सिंपल लाइफ। इसमें क्या दिखाया गया है, क्या पोर्ट्रेट किया गया, एक सिंपल लाइफ को एंड ह्यूमन रिलेशनशिप इन अ फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाया गया है और उसमें ह्यूमन रिलेशन को बताया गया है। फ़िक्शनल साउथ इंडियन टाउन को उसमें रिलेट किया गया है, उसके साथ दर्शाया गया है चीज़ों को कि कैसे सिंपल लाइफ़ होता है। इस चीज़ को पोर्ट्रेट किया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क में आता है मालगुडी डेज़, ये उनकी बहुत ही फ़ेमस नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय न्यू क्रिटिसिज़्म इन लिटरेरी स्टडीज़?
ठीक है? तो आपको बताना है कि न्यू क्रिटिसिज़्म लिटरेरी स्टडीज़ में क्या होता है? आंसर है न्यू क्रिटिसिज़्म इज़ अ क्रिटिकल अप्रोच। क्या होता है? क्रिटिसिज़्म से ही पता चलता है ना, क्रिटिकल अप्रोच होता है दैट फोकसेस ऑन क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ एंड इग्नोरिंग द ऑथर्स इंटेंशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आपको बताया जा रहा है कि क्रिटिकल अप्रोच में क्या होता है, किस पर फोकस किया जाता है, एकदम क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ उस पर फोकस किया जाता है, ऑथर्स के इंटेंशन को उसमें इग्नोर किया जाता है और साथ ही साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द टर्म कैथारसिस एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल। आंसर देखिए, ये जो टर्म है कैथारसिस, ये एरिस्टोटल ने दिया है इस टर्म को। तो आपसे पूछ रहा है एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने इस टर्म को किस तरह से इस टर्म को यूज किया है वो आपको बताना है। कैथारसिस रेफर्स टू द परगेशन परगेशन ऑफ पिटी एंड फेयर। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन को बताता है ये आपका कैथारसिस एंड एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस व्हाइल वॉचिंग अ ट्रेजेडी लीडिंग ऑफ इमोशनल इटसेल्फ। इस तरह से ये ऑडियंस के लिए एक जो परगेशन होता है, फ़ियर होता है, जैसे कि कोई मूवी में कोई बहुत ही ट्रेजेडी वाला सीन दिखाया जा रहा है, उसके बाद जो ऑडियंस को इमोशनल रिलीफ़ मिलता है, उससे रिलेटेड है कैथारसिस। ये ऑडियंस को एक तरह का रिलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन दिखाने के बाद वाला। नेक्स्ट है डिफाइन ऑटोबायोग्राफी। अब एक सवाल ही दे देगा, कहेगा कि ऑटोबायोग्राफी को डिफाइन करिए, क्या होता है ऑटोबायोग्राफी? सो एन ऑटोबायोग्राफी इज़ द लाइफ स्टोरी रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज और हर ओन लाइफ। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? किसी भी पर्सन का उनका खुद की लाइफ से जुड़ा हुआ जो भी होता है, भला बुरा सच झूठ, उनकी खुद की ज़िंदगी का होता है, ज़्यादातर सच ही होता है। एग्जाम्पल जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बाय महात्मा गांधी, जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि किनका है? महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेटाफोर? अब लिटरेरी टर्म से पूछ लेगा कि मेटाफोर क्या होता है। ठीक है, सो आंसर है मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। क्या होता है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स, जो कि डायरेक्ट कंपेयर करता है दो अनलाइक चीज़ों को जिसमें कोई सिमिलैरिटी ना हो। जैसे एग्जांपल है लाइफ इज अ जर्नी। ठीक है, तो लाइफ को किससे कनेक्ट किया है? एक जर्नी से, कि भाई जिंदगी क्या है? एक यात्रा है, एक ट्रैवलिंग है, एक जर्नी है, चलते जाओ चलते जाओ। नेक्स्ट, व्हाट इज एलिट्रेशन? अगेन एक सवाल आ गया है फिगर ऑफ स्पीच से, एलिट्रेशन क्या है? सो एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में एक वर्ड आता है कॉन्सोनेंट वर्ड, और वो बार बार रिपीट होता है। एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, स्वीट सॉन्ग्स सिंग्स सॉफ्टली। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो स्वीट सॉन्ग सिंग्स सॉफ्टली, तो इसमें आप देख सकते हो एस 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 कंटिन्यू आया है फर्स्ट लेटर, और ये क्या है? ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोटिस? ग्रामर से भी है। मैंने एकदम सटीक आंसर देने की कोशिश की है, जैसा कि आपके सिलेबस में है हूबहू बहू मैंने उसी तरह के सवाल लेकर इसमें मैंने सब कुछ कलेक्ट किया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ नोटिस? सो आंसर बनेगा क्या? अ नोटिस इज रिटन टू गिव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कैसा इंफॉर्मेशन? इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अ ब्राइव एंड फॉर्मल मैनर में। वहीं बढ़िया से उसको एक फॉर्मल मैनर में देना है, कुछ भी जैसे तैसे नहीं लिखना है, और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही लिखना है, क्योंकि वो एटलीस्ट 50 वर्ड्स का ही होता है, तो आप दुनिया जहान की चीज़ें उसमें नहीं लिख सकते हैं। जैसे स्कूल नोटिस अनाउंसिंग एन एग्जामिनेशन, जैसे स्कूल में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए नोटिस लिख करके नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाता है कि आपका एग्जाम इतना टू इतना डेट को होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोग्राफी? ठीक है, अगेन एक सवाल है बायोग्राफी क्या है? वो था ऑटोबायोग्राफी। हम लोगों ने एक सवाल अभी पिछले में पढ़ा है कि एक ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, तो वो होता है खुद के बारे में लिखना किसी पर्सन का। लेकिन बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। इसमें क्या होता है? बायोग्राफी कोई भी लिख सकता है आपके बारे में, जैसे आपकी बायोग्राफी लिखी जा रही है तो कोई और लिख रहा है, उसको बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जैसे कि आपने खुद अपने लिए अपने बारे में लिखा है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी में क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये आप आपके बारे में कोई और लिखेगा। फॉर एग्जांपल द स्टोरी ऑफ माय लाइफ बाय हेलन केलर। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ मेरे बारे में किसने लिखा है? हेलन केलर। तो ये एक एग्जांपल है।
अगला सवाल है व्हाट इज़ एन इडियम? इडियम क्या होता है? अब आपको बताना है। आंसर है एन इडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है हुज़ मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग, कि भाई जो लिटरल मीनिंग है ना, उसके मीनिंग से वो डिफ़र होता है, डिफ़र करता है, क्योंकि आपको सडनली से समझ में नहीं आएगा, है ना? इडियम मीन्स होता है मुहावरा, तो मुहावरा जैसे कहते हैं ना कि बहुत तरह के मुहावरे होते हैं, जैसे होता है कि किसी को आँख दिखाना, मतलब डराना, तो लिटरल मीनिंग उसका छुपा रहता है और डिफरेंट वे में उसको बोला जाता है। एन एग्जांपल है क्या? अ पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग वेरी ईज़ी। कभी-कभी कोई कहता है ना कि दिस इज़ वेरी ईज़ी वर्क, अ पीस ऑफ केक, मतलब ये बहुत ईज़ी काम है, मैं कर लूँगा। एक और एग्जांपल है यू आर एन एपल ऑफ माय आईज़। ये भी एक तरह का इडियम ही है, जिसका मतलब होता है आँखों का तारा या बहुत प्यारा होना। डिफाइन ट्रेजेडी एज़ अ लिटरेरी जॉनरा। अब लिटरेरी जॉनरा में आपको बताना है कि ट्रेजेडी क्या होता है। जैसे कि आपने देख रखा है शेक्सपियर के 4 ट्रेजेडी ड्रामा हैं। आंसर है अ ट्रेजेडी इज सीरियस प्ले दैट एंड्स इन द डाउनफॉल ऑफ द हीरो। तो ट्रेजेडी क्या होता है? जिसमें सपोज कि कोई ड्रामा चल रहा है, या ऐसा समझिए कि कोई मूवी चल रहा है और मूवी में क्या हो रहा है ना कि हीरो पिट रहा है। तो जब हीरो पिटता है उसमें, या फिर हीरो की वो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जा रही है, दूसरे के साथ उनकी मैरिज हो गई, तो ये एक तरह का क्या है, हीरो का क्या है, वो डाउनफॉल है। या फिर कभी-कभी देखा है आपने उनकी मौत हो जाती है, अगर हीरो की सडनली गोली लगकर मौत हो गई, ये होता है ट्रेजेडी। ये ड्रामा या फिर मूवी में आप देख सकते हैं। तो ट्रेजेडी इज़ अ सीरियस प्ले दैट एंड्स इन द डाउनफॉल ऑफ द हीरो। एग्ज़ाम्पल लीजिए मैकबेथ बाय द शेक्सपियर, ठीक है? तो जो शेक्सपियर में मैकबेथ होता है, हीरो होता है, राजकुमार होता है, एक प्रिंस होता है, लेकिन क्या फ़ायदा होता है? अल्टीमेटली अपने फादर्स के मर्डरर को ढूँढते-ढूँढते फाइनली वो भी उसका शिकार हो जाता है और फाइनली उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ट्रेजेडी का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ सोनेट? सभी भावी टीचरों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ रखा है कि सोनेट क्या होता है। आंसर है अ सोनेट इज़ 14 लाइन्स पोएम रिटन इन अ फिक्स्ड राइम स्कीम। एक फिक्स्ड राइम स्कीम होता है, जैसे शेक्सपियर का है ए बी, सी डी, सी डी, ई एफ और 2 कपलेट होता है जी जी, ठीक है? तो इस तरह के 14 लाइन्स का पोएम होता है, फिक्स्ड उसमें राइम स्कीम होता है। और एग्ज़ाम्पल में है शेक्सपियर सोनेट 18, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ नरेशन इन ग्रामर? ग्रामर में नरेशन क्या होता है? आंसर है नरेशन रेफर्स टू द वे स्पीच इज रिपोर्टेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो नरेशन क्या करता है? वे स्पीच मतलब बोलने के तरीका को जो बताता है, दैट इज वो होता है नरेशन। नरेशन और स्पीच सिमिलर है। कुछ भी जो बोला जाए, समथिंग वी आर स्पोकन, दैट इज स्पीच और दैट इज नरेशन। जो कुछ आपके मुंह से निकलता है वो आपका नरेशन हो जाता है। लेकिन अब बात होता है कि उसको आप कोई डायरेक्ट वे में समझा रहे हैं, या उसमें थोड़ा नमक मिर्च मसाला डाल करके इनडायरेक्ट बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह से होता है। जैसे एग्जाम्पल है ही सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा कि मैं थका हुआ हूँ। ये इनडायरेक्ट है, उसने अपने मुंह से बोल दिया कि भाई मैं थका हुआ हूँ। अब आप उसको कैसे कहेंगे कि नहीं, दूसरे के सामने आपको बताना है, तो आप कैसे कहेंगे? इनडायरेक्ट वे में कहेंगे ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, उसने कहा कि वो थका हुआ है। तो ये होता है नरेशन इन ग्रामर। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको, आप लोगों को क्लियर हो रहा है। अगला सवाल आता है कि व्हाट इज सिमिली? सिमिली क्या है? अ सिमिली कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। सिमिली क्या है? तो भाई सिमिली भी दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करने का एक सोर्स है, जिसमें कि लाइक और एज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे समझिए एज ब्रेव एज अ लायन, वो इतना ब्रेव है जैसे शेर की तरह वो ब्रेव है। तो शेर की तरह ब्रेव है कहने के लिए एज ब्रेव एज लायन, एज का यूज हुआ है। तो ये क्या है? ये शिमिली है। अगला है व्हाट इज द प्लॉट ऑफ अ स्टोरी? किसी स्टोरी का प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी। एग्जाम्पल द प्लॉट ऑफ द लास्ट लीफ रिवॉल्व्स अराउंड होप एंड सैक्रिफाइसेस। तो प्लॉट क्या होता है किसी भी स्टोरी में? एक इवेंट होता है और वो सीक्वेंस में होता है। जैसे कि एक लीजिए द लास्ट लीफ, ये क्लास 9 का एक चैप्टर है, जिसमें 2 लड़कियां होती हैं, शू और एक का क्या नाम होता है जो बहुत जानशी। जानशी और शू होती है, 2 फ्रेंड्स होती हैं। तो जानशी को कुछ वो वायरल फीवर हुआ रहता है,
और सू उसको बहुत इनकरेज करती है। ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है, घूमती रहती है, एक होप एंड सैक्रिफाइस। वो एक लीफ के पीछे पड़ी रहती है कि वो लीफ गिरेगा और मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी इल है, बीमार है, तो उसको ऐसे-ऐसे बुरे ख़्याल दिल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर शू को कहीं न कहीं एक होप था कि मेरी फ्रेंड ठीक हो जाएगी, और जॉनशी को क्या था कि मैं सैक्रिफाइस करूँगी अपने लाइफ़ की। कुछ इस तरह का उनका सैक्रिफाइस दिखाया है उसमें। व्हाट इज़ रियलिज़्म इन लिटरेचर? लिटरेचर में रियलिज़्म क्या होता है? ओके, आंसर है रियलिज़्म प्रेजेंट्स लाइफ एज इट एक्चुअली इट विदाउट एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर बोलना, अतिशयोक्ति इसको हिंदी में कहते हैं, ये भी एक लिटरेरी टर्म है, किसी चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर बोलना। यहाँ पे कह रहा है कि रियलिज़्म प्रेज़ेंट करता है लाइफ़ को एज़ इट एक्चुअल में। तो भई रियलिज़्म ज़िंदगी को एकदम एक्चुअल प्रेज़ेंट करता है, उसमें कोई भी दिखावा नहीं होता है, कोई एग्जैजरेशन नहीं होता है। जैसा आपका लाइफ़ है हूबहू उसी तरह प्रेज़ेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। दैट इज़ रियलिज़्म इन लिटरेचर। एग्जाम्पल में देखिए आर के नारायणा की नॉवल है डेपिक्ट डिक्शनरी इंडियन लाइफ, ठीक है? नॉवेल्स ऑफ आर के नारायणा डेपिक्ट ऑर्डिनरी इंडियन लाइफ, कि भाई इंडियन की लाइफ कैसी है, एकदम ऑर्डिनरी है, सिंपल है, साधारण है। अब आते हैं, एक सवाल अगला बनता है ग्रामर से है कि व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज क्या है? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है, आप लोग इसका आंसर बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन में सडन से ये क्वेश्चन आते हैं, तो जिनको आता है वो भी कुछ देर के लिए स्टक हो जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप एक बार पढ़कर जाएँगे, तो चीज़ें आपके माइंड में रिमेन रहेगी, रिटेन रहेगी। आप लोग अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं, अपना 110% दे सकते हैं। क्लॉज़ क्या होता है? अ क्लॉज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है? आप लोग को सभी को पता है कि भई जो क्लॉज़ होता है उसमें एक तो सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा और एक वर्ब रहेगा ही रहेगा, वरना कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं। जैसे एग्ज़ाम्पल है, शी वाज़ रीडिंग अ बुक। शी क्या है? सब्जेक्ट है। बुक क्या है? तो बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है, बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है, और रीडिंग ये हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब रहना ही रहना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। एक और ईज़ी एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग लें तो बताती हूँ। जैसे आई ईट, देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड है लेकिन ये कंप्लीट है। आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, और ईट हो गया वर्ब। तो आप लोग देख सकते हो कि क्लॉज़ में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए तभी वो क्लॉज़ बनेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन रोमांटिक पोएट्री? रोमांटिक पोएट्री में इमेजिनेशन क्या होता है ना? फैंटेसी क्या होता है? कल्पना क्या होता है? इमेजिन करना, ख्वाब क्या होता है? ये इसको पूछा है। आंसर है इमेजिनेशन अलाउज पोइट्स टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड क्रिएटिविटी फ्रीली। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इमेजिनेशन होता है वो पोइट को अलाउ करता है कि भैया तुम एक्सप्रेस करो इमोशंस को और क्रिएटिविटी को, एकदम फ्री होकर के अपने इमोशंस को, अपने क्रिएटिविटी को क्या करो, इमेजिन करो, और इमेजिन करके अच्छी सी पोएट्री लिख डालो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है, वर्ड्सवर्थ को तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोइट हैं और बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने बहुत सारी पोएट्री इन्होंने लिखी है, जिसमें आपके टिंटन सैवे है, बहुत सारे और भी पोएम हैं वर्ड्सवर्थ के। मैं अगले वीडियो में मैंने बहुत सारे डिस्कस भी किए हैं। सेलिब्रेटिंग इमेजिनेटिव कनेक्शंस विथ नेचर, तो इनका जो पोएम होता है वो हमेशा से क्या होता है, नेचर से रिलेटेड होता है। और टू नाइटिंगेल है, जो एक बुलबुल को पेड़ पे बैठा देखा तो उसी पर एक पोएट्री लिख दिया। मून को देखा तो टिंटन एबे लिख दिया। तो किस तरह से एक कवि की कल्पना होती है, वो कल्पना नहीं करेगा, इमेजिनेशन नहीं करेगा तो वो लिख ही नहीं पाएगा। तो जो पोइट्स की इमेजिनेशन होती है वो बहुत वास्ट, बहुत ह्यूज वे में होती है, और उसी को वो अपने शब्दों से पिरो करके पोइट्री का रूप दे देता है, आकार दे देता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज